हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अर्थ एवं परिभाषाएं। तो आज की इस वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप एंड नेचर, क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो लो चलिए लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र से तात्पर्य इसकी इस समस्त परिधि से है जिसमें इसके अनेक अध्ययन की विषय वस्तु एवं विशेषताएं समाहित हो जाती है। लोक प्रशासन विषय के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में एकता का अभाव है। जैसा पिफनर के अनुसार लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां, संगठन एवं प्रबंध की विभिन्न तकनीकें एवं प्रकार सम्मिलित हैं, जिनके माध्यम से अनेक प्रयासों को व्यवस्था तथा सामाजिक उद्देश्य प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार हार्डरवे टीड के शब्दों में प्रशासन में उन सभी क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो कि नीति निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, संगठन स्थापन, वित्तीय समस्याओं से संबंधित है। इसी प्रकार पारसी मैकविन के अनुसार लोक प्रशासन केवल 3 तत्वों मनुष्य, भौतिक साधन, रीतियों का अध्ययन है। इसी प्रकार मोहित भट्टाचार्य ने लोक प्रशासन को 4 तत्वों से जोड़ा है: संगठन के गठन, पुनर्समायोजन और पुनर्गठन से संबंधित क्षेत्र, संचार, नियंत्रण, निर्णय निर्माण जैसे गत्यात्मक पहलुओं से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाएं, संगठनात्मक ढांचे में अंतर्वैयक्तिक तथा अंतर्वर्गीय संबंधों पर विशेष बल देते हुए नौकरशाही के व्यवहार का अध्ययन, संगठन और वातावरण का पारस्परिक अध्ययन। तो ये इसके आधार पर फिर हम आगे इसके लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित हम कुछ दृष्टिकोण लेते हैं। उनका वर्णन निम्न प्रकार है। जैसे पहला है हमारा व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण, चौथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, पांचवा पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण, छठा है हमारा सामाजिक दृष्टिकोण और सातवां हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके अलावा और भी दृष्टिकोण हैं, लेकिन ये मेन महत्वपूर्ण हमारे ये 7 दृष्टिकोण हैं जिनका मैं एक एक का विस्तार से वर्णन लेता हूँ। तो चलिए अब हम लेते हैं पहला दृष्टिकोण, हमारा व्यापक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के समर्थक सरकार के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। जैसा कि मार्क्स के अनुसार अपने अधिकतम हद में लोक प्रशासन नीति के अधिकार, क्षेत्राधिकार के प्रत्येक क्षेत्र और गतिविधियों को समाविष्ट करता है। नंबर 2, संकुचित दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के समर्थक कार्यपालिका द्वारा ही संपादित कार्य एवं उसकी गतिविधियों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल करते हैं। जैसा कि लूथर गुलिक के शब्दों में लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। तीसरा लेते हैं हमारा इसके समर्थक में तीसरा लेते हैं हमारा पोस्ट कार्य दृष्टिकोण। पोस्ट कार्य दृष्टिकोण, तो पोस्ट कार्य दृष्टिकोण में हम लेते हैं पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के प्रतिपादक लूथर गुलिक। वैसे उर्बिक और हेनरी फ्योल ने गुलिक से पूर्व ही पोस्ट कार्य सिद्धांत पर प्रकाश डाल दिया था, परंतु जनसाधारण में यह दृष्टिकोण प्रथम बार गुलिक के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ। पोस्ट कार्ब शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को जोड़कर बनाया गया है। प्रत्येक अक्षर एक तकनीक का सूचक है। ये तकनीक निम्न है। पहला है हमारा पोस्ट कार्ब का हमारा POSTCORD, पोस्ट कार्ब। तो पहला शब्द लेते हैं हमारा P फॉर प्लानिंग।
योजनाएं बनाना, नियोजन करना। दूसरे शब्दों में इसका आशय है कार्यों की रूपरेखा तैयार करना एवं निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए रीतियों को निर्धारण करना। दूसरा शब्द हमारा है ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन अर्थात अधिकारी वर्ग के एक ऐसे स्थायी ढांचे का निर्माण करना जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य के लिए काम के उप विभागों की व्यवस्था की जाए, उन्हें क्रमबद्ध किया जाए, उसकी व्याख्या की जाए और उनमें समन्वय स्थापित किया जाए। नेक्स्ट हमारा शब्द है स्टाफ, स्टाफ और स्टाफ कार्मिक संगठन या कर्मचारियों की व्यवस्था करना, दूसरे समूह पर नियुक्त करना, उनको प्रशिक्षण देना तथा उनके लिए कार्य करना, अनुकूल दशाओं का निर्माण करना अर्थात समूचा कार्मिक प्रबंध। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायरेक्टिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश करना। इसका अभिप्राय है शासन संबंधी निर्णय लेना, उन्हीं के अनुरूप कर्मचारियों को विशिष्ट एवं सामान्य आदेश तथा सूचनाएं देना तथा उनका नेतृत्व करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सीओ यानी कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना अर्थात कार्य के विभिन्न अंगों का परस्पर संबंध करना और उनमें समन्वय स्थापित करना अर्थात उनमें परस्पर व्याप्ति तथा संघर्ष को बचाना, जिसको बोलते हैं आप ओवरलैपिंग। इस तरह का संघर्ष नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आर फॉर रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करना अर्थात प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के बारे में उन लोगों को सूचनाएं देना जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है तथा निरीक्षण, अनुसंधान, अभिलेखन आदि इस प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बी फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना या वित्तीय प्रशासन इसके अंतर्गत शामिल है। वित्तीय योजना तैयार करना, हिसाब किताब रखना, प्रशासकीय विभागों को वित्तीय साधनों द्वारा अपने नियंत्रण में रखना। बजटिंग अपने व्यापक अर्थ में संपूर्ण वित्त प्रशासन को समाहित करना। पोस्ट कार्य विचार की मान्यता है कि योजना, संगठन, कर्मचारियों का निर्देशन, कार्यों का समायोजन तथा नियंत्रण, रिपोर्ट, बजट की तैयारी आदि वे मौलिक बातें हैं जिनका ज्ञान किसी भी प्रशासक के लिए अनिवार्य है। और यदि पोस्ट कार्य कि इन प्रक्रियाओं का मौलिक ज्ञान किसी व्यक्ति को है तो सभी प्रकार के संगठनों में किसी भी प्रकार के क्षेत्र का प्रशासन चला सकता है। तो ये हमारा पोस्ट कार्य हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोक कल्याणकारी। तो लोक कल्याणकारी के अंदर हमारा इसके अंदर है, इसके समर्थक हमारे निग्रो है जिन्होंने कहा कि राज्य तत्व द्वारा लोक कल्याण हेतु संपादित समस्त एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। तो यानी इस क्षेत्र के अंदर क्या है कि जनता का कल्याण करना, किस तरह उनके लिए योजनाएं बनाना, उन योजनाओं को लागू करना। तो प्रशासक के लिए हमारा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण इस रूप में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा पाठ्य विषय वस्तु। तो पाठ्य विषय वस्तु के अंदर यही है कि किस तरह हम इसको लें। तो इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक लेविस मेरियम की पुस्तक पब्लिक सर्विस एंड स्पेशल ट्रेनिंग 1939 यानी 1939 के अंदर जो पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें मेरियम ने गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कार्य दृष्टिकोण की आलोचना की। मेरियम के अनुसार पोस्ट कार्य दृष्टिकोण अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक एवं संकुचित है, जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है तथा पाठ्य विषय के ज्ञान के तत्व को गौण रखा गया है। मेरियम के अनुसार कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। इस औजार का एक फलक है पोस्ट कार्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ज्ञान और दूसरा फलक है उस पाठ्य विषय का ज्ञान जिसमें कि ये तकनीकें लागू की जाती है। इस औजार को असरदार बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उसके दोनों फलक ही ठीक हों। पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा तथा अथवा व्यापक क्षेत्र के समर्थक लोक प्रशासन को नीति विज्ञान मानते हैं और विषय की दृष्टि से उसे विस्तृत कर सरकार की कार्यकारिणी के समक्ष बना देते हैं। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की संपूर्ण गतिविधियों तक
व्यापक बना देता है। ये गतिविधियां अधिकतर कार्यकारिणी से संबंधित है, किंतु विधायिका, न्यायपालिका और जनता से उनके संबंध भी लोक प्रशासन के विषय हैं। लोक प्रशासन को इस तरह राजनीति और सरकार के निकट लाने वाले ये विचारक मानते हैं कि नीति विज्ञान होने के कारण लोक प्रशासन 3 प्रकार के कार्य करता है। पहला, यह नीति निर्माण राजनीतिज्ञों को सामग्री प्रदान करता है। दूसरा, यह नीति निर्माण में रिक्तता को भरता है। तीसरा, यह प्रक्रिया के रूप में अनवरत रूप से नीति को प्रभावित करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल शुष्क तकनीकों के ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र नीति निर्धारण और व्यवहार से संबंधित सभी गतिविधियों को गहराई से समझना और परखना है। नेक्स्ट अपना दृष्टिकोण आता है सामाजिक दृष्टिकोण एंड मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इस सामाजिक दृष्टिकोण के अंदर भी है, इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक लोक प्रशासन का अध्ययन समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। आज का लोक प्रशासन तकनीक तथा विषय का ज्ञान मात्र न रहकर उन समग्र परिस्थितियों और वातावरण को भी अपने क्षेत्र से सम्मिलित करता है जिनके अंतर्गत शासन प्रक्रिया चलती है। जैसा कि फ्रेडरिक रिक्स, जो परिस्थिति विज्ञान संबंधी अध्ययन का प्रवर्तक है, कहता है कि लोक प्रशासन का अर्थ व्यवस्था, संचार व्यवस्था, राजनीति, संस्कृति तथा प्रतीक आदि को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। तुलनात्मक प्रशासन के क्षेत्र में हेडी एम स्ट्रोक, हेडी एंड स्ट्रोक के प्रयत्न आज लोक प्रशासन की संस्कृति तथा संस्कृति से आबद्ध लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं पर बल देते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, मनोबल, मानव संबंध, प्रशासकीय नेतृत्व आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी समाजशास्त्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में ठीक प्रकार से विवेचना की जा सकती है। वास्तव में पोस्ट कार्ब और पाठ्य विषय संबंधी दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी न होकर पूरक हैं। वर्तमान में लोक प्रशासन का क्षेत्र अपने ज्ञान की वैज्ञानिकता के विस्तार के लिए संबंधों, संदर्भों, अंतर संदर्भों, परिणामों और उनसे जन्म लेने वाली प्रक्रियाओं को भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत मानता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ले सकते हैं एक हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसी तरह का ही हम मान सकते हैं इसमें कि जैसा कि उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र के आगे भी चरण बताएं। पहला तकनीक ज्ञान, दूसरा विषय संबंधी ज्ञान, तीसरा संदर्भ और अंतर विषय ज्ञान। संगठन, नौकरशाही, सेवी वर्ग की समस्याओं तथा वित्त प्रशासन का जब लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो उनका यह अध्ययन केवल सैद्धांतिक न होकर इस दृष्टि से किया जाने लगा है कि इन सिद्धांतों पर राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विषय के विशेषीकरण का प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर लोक प्रशासन का क्षेत्र आज इतना विस्तृत हो गया है कि उसमें आज सरकार की सारी गतिविधियां और राजनीति के सारे अंतर संबंध समा जाते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से आज व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक प्रशासन का क्षेत्र भी गौण होता जा रहा है। फेलिक्स ए निग्रो ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का सारांश निम्न रूप में देने की कोशिश की है। पहला, सरकारी ढांचे में एक सरकारी सहकारी वर्गीय प्रयास है। नंबर 2, यह सरकार की तीनों शाखाओं यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा उनके पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। नंबर 3, यह सरकारी नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा उन राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक अंग है। नेक्स्ट नंबर 4, यह नीति प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण और बहुत कुछ उससे भिन्न है। नंबर नेक्स्ट, अध्ययन एवं प्रयोग के क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में यह मानवीय तत्व संबंधी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट, समाज की सेवाएं प्रदान करने में अनेक निजी व्यक्तियों और वर्गों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का विकास प्रशासन से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें और भी कई आज के संदर्भ के अंदर 1971 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिव्यू के अतिथि संपादन में गुलिक ने इसमें ई शब्द और जोड़ दिया गया था। इसी तरह हेराल्ड स्टील ने लोक प्रशासन के 4 भागों में बांटा।
संगठन, वैधानिक प्रक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, प्रविधियां आदि। तो अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। तो इससे आपको मैं आशा करता हूं कि ये जो विचार मैंने दिए आपके समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी प्रकृति के बारे में।